दिल्ली में हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रिटायरमेंट की उम्र पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब तक काम कर सकते हैं तब तक सभी को काम करना चाहिए। उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मोहन भागवत ने बताया कि आरएसएस में कभी भी कोई रिटायर नहीं होता। स्वयंसेवक हर वक्त अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो 80 साल का ही क्यों ना हो जाए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years. I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. उधर उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर महीने में भड़की हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में जिले के अंदर हिंदुओं की आबादी कम होने का दावा किया गया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि संभल में बीते 78 साल में 15 से ज्यादा बड़े दंगे हुए और हर बार हिंदू समुदाय के लोगों का पलायन हुआ। 450 पन्नों की इस न्यायिक जांच रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। पिछले साल 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद के पास हिंसा भड़क गई थी और इसके बाद पूरा संभल शहर दंगों की आग में जल उठा था। हुआ यह था कि हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट का रुख किया था। आरोप लगाया गया था कि मुगल शासन काल में मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनवाई गई थी। इस याचिका पर संभल की सिविल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। पथराव और गोलीबारी हुई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए थे। हिंसा वाले दिन के 5 दिन बाद यानी 29 नवंबर को सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों के एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया था। उस न्यायिक जांच आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अफसर अरविंद कुमार जैन को शामिल किया गया था। जांच आयोग ने 277 दिन की जांच के बाद संभल हिंसा पर तैयार की गई अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया कि आजादी के बाद बार बार भड़के दंगों की वजह से संभल में हिंदू समुदाय की आबादी कम होती गई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू समुदाय की आबादी 45% थी और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 55% थी। जबकि सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि मौजूदा समय में आबादी का संतुलन पूरी तरह बदल गया और मुस्लिम समुदाय की आबादी 85% हो गई, जबकि हिंदू समुदाय की जनसंख्या सिर्फ 15% ही रह गई। यानी पिछले 78 सालों में संभल शहर में हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या 30% तक घट गई। और सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में तारीख और साल का जिक्र करते हुए बताया गया कि आजादी के बाद से 2019 तक संभल शहर ने 15 बड़े दंगे झेले। सूत्रों के मुताबिक न्यायिक जांच रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि संभल में हुए हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ। यानी दंगों की वजह से हिंदू समुदाय का एक बड़ा हिस्सा संभल से पलायन कर गया। आखिर वो 30% हिंदू कहां चले गए? वहां से भय से निकले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस न्यायिक रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा और फिर यूपी विधानसभा में भी ये रिपोर्ट रखी जाएगी। यानी आने वाले वक्त में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर आई जांच रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के भड़काऊ बयानों के बाद हिंसा भड़कने का दावा किया गया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के पास हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि योजना के तहत भड़काई गई थी। यानी हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश थी। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में संभल के सांसद, विधायक और जामा मस्जिद की देखभाल करने वाली कमेटी से जुड़े लोगों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए। सूत्रों ने बताया कि इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के जामा मस्जिद के अंदर 22 नवंबर 2024 को दिए गए बयान को भड़काऊ और उकसाने वाला बताया गया। सूत्र बताते हैं कि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि जियाउर रहमान बर्क ने अपने भाषण में मुस्लिमों को देश का असली मालिक और दूसरों को नौकर और गुलाम बताया था, जिसका विरोध वहां हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने वाले पठान समुदाय के लोगों ने भी किया था।
यानी सूत्र बताते हैं कि जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के भाषण की वजह से ही जामा मस्जिद के पास हिंसा की चिंगारी भड़की थी, जिसने पूरे संभल शहर को जलाकर राख कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दंगा भड़काने के लिए संभल में बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था और हिंदू समुदाय के मोहल्लों को टारगेट करने की योजना बनाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि संभल के पठानों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुई 24 नवंबर की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे। संभल हिंसा के 277 दिन बाद उसे लेकर सौंपी गई न्यायिक जांच रिपोर्ट में बड़ी साजिश का जिक्र किया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में संभल को कई आतंकी संगठनों का अड्डा तक बताया गया। इसके साथ ही संभल में अलकायदा और हरकतुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के नेटवर्क का भी जिक्र किया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में अमेरिका की तरफ से आतंकी घोषित किए गए मौलवी आसिफ उर्फ सनाउल हक का कनेक्शन भी संभल से बताया गया और हिंसा के दौरान मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया। संभल हिंसा पर सौंपी गई न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इधर बिहार की राजधानी पटना में 5वीं क्लास की एक छात्रा की मौत से भड़के लोगों ने लगातार दूसरे दिन हंगामा किया। बच्ची के परिजन और उनके जानने वाले लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने रास्ते पर टायर और लकड़ी जला दी। इसकी वजह से वहां जैम लग गया। नाराज लोगों को समझाने के लिए पुलिस भी पहुंची, लेकिन वो पुलिस वालों से भी भिड़ गए। इस दौरान काफी देर तक सड़क पर बवाल चलता रहा। हालात बिगड़ते देख पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। उसने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन खदेड़ दिया और जिस छात्रा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़का, वो अपने स्कूल के वॉशरूम में जली हुई हालत में मिली थी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था। स्कूल प्रशासन ने आशंका जताई कि जोया परवीन नाम की उस छात्रा ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि बताया गया कि आग में झुलसने के बाद उसे जिस वॉशरूम से निकाला गया था वो अंदर से बंद था। लेकिन बच्ची के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि किसी ने उसे जलाकर मार डाला। इस मामले में स्कूल प्रशासन पर भी उंगली उठाई गई और तो और इस घटना से भड़के जोया के घर वालों ने स्कूल में भी तोड़फोड़ की थी और इसके अगले ही दिन उन्होंने सड़क पर मोर्चा खोल दिया। हालांकि बवाल बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरदस्ती हटा दिया। स्कूल में छात्रा की मौत से भड़के उसके परिजनों ने पटना के चितकोहरा गोलंबर इलाके में जैम लगा दिया। रास्ते पर टायर और लकड़ी जलाने के बाद वो सड़क के बीचों बीच बैठ गए। उन्होंने जोया परवीन नाम की उस बच्ची के लिए इंसाफ की मांग की। जोया को उसी के स्कूल के वॉशरूम से जली हुई हालत में बरामद किया गया था। अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही जोया की मां के आंसू रोके नहीं रुक रहे। जोया की बहन नरगिस ने उसकी मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई, क्योंकि नरगिस के मुताबिक जोया ने मौत से 1 हफ्ते पहले उन्हें बताया था कि उसके स्कूल के एक टीचर ने किसी छात्रा से छेड़छाड़ की थी। बदतमीजी कर रहे थे। अब इसके हम लोग सर बोले ना कि घर पे जाके कोई भी लड़की बोलेगी ना तो सबको टीसी दे के निकाल दिया जाएगा। नरगिस को शक है कि छेड़छाड़ के उसी मामले को दबाने के लिए जोया को ठिकाने लगा दिया गया।